तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 10th क्लास का बिहार बोर्ड की तरफ से 2022 में मॉडल पेपर लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था, उसके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा क्लियर करने के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देंगे। आप लोग खूब बढ़िया से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है, कॉपी में लिखे हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिसका आंसर आपको पता हो आप भी बताइए, जैसा कि हर रोज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। सर जिस प्रकार के क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में देख रहे हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा, जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से है। यही एक्ट लगा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, याद आया था ना। और उसी की समीक्षा करने के लिए किसको बुलाया गया था? साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 में, याद रखिएगा। चलिए, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन जाओ जाओ, ब्लैक झंडे से क्या किया गया था? स्वागत किया गया था उसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी के बाद ये तुरंत क्वेश्चन दे दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? याद रखेगा सर, नाइट की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण पूछा है, इटली का नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बिस्मार्क की थी, लेकिन मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी की भूमिका किसमें थी? इटली के एकीकरण में थी। ठीक है सर, याद रहेगा। प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? किसको? विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया था? काउंट काउर को नियुक्त किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये आपको संस्कृत में भी आएगा, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, याद रखिएगा, गैरीबाल्डी को किस क्षेत्र के इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है? दक्षिणी इटली। कौन सा इटली? दक्षिणी इटली। जब गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा कर प्रश्न आता है ना, तो उसमें आपको ये चीज मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग आएगा ना, तो लाहौर, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929 के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिलें जो खोली गई थी वो मुंबई में खोली गई थी। कहां खोली गई थी? मुंबई में। बंबई था उस समय, इसलिए बंबई लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तक जितना भी आया उसमें से सब आपको पता है कि नहीं है? लगभग लगभग सब पता है, देखते चलिए आगे। ऐसे ही सब पता है, देखते रहिए। 40 को ना टिक करना है। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, हिंद चीन में, माने हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइली गांव की घटना याद आ रहा है? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री, देखिए आ गया, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काउर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? जब पहली बार पूछता है तो याद रखिएगा 1921, बाल्मीदार लेनिन। कौन? लेनिन, उसका पूरा नाम मैंने बोला। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, इंडियन स्टैट्यूटरी
कमीशन का अन्य नाम साइमन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते चलिए और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा, मैं बता देता हूं। अशोक का जो अभिलेख है वह किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है बाबू? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अच्छा, सॉरी, कब वापस लिया गया था? ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे ही होता है। आप भी एग्जाम में अगर सही बता रहे हैं सर, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा, तुरंत तेजी में के चक्कर में लगिएगा ना, सर हम कहेंगे अध्याय दे पढ़ देनी बंगाल विभाजन कब हुआ था, है शुरू में 1905 दिले अध्याय दे खींच देते, अध्याय दे खींचती तब वही तो हमारा से पेपर देखते है सर 40 में 40 सही है। हम बोलते हैं ना तो बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? ये कहाँ क्वेश्चन पूछा है? बंगाल विभाजन कब हुआ था क्वेश्चन ये पूछा, हम कहे नहीं बे पढ़ तो एगो गई। चलिए सर 39 को कौन बात है, 39 को यही करते करते जब चेक होला तो ठीक बात जाएगी, 35 को सही बात नहीं कोई बात नहीं सर, सब सही होगा। यहाँ देखिएगा, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 11 में लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल बिहार से कब पृथक हुआ? 1912 में हुआ। ठीक है, चलिए रूस में देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ, या रूस में दासत्व समाप्त किया गया कब किया गया था? 1861 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से याद रखेगा, दास प्रथा आ गया चाहे दासत्व आ गया, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? याद रखिएगा सर, 1 मई 1889, 1889 सुनिएगा, जी हाँ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी समय मजदूरों को 8 घंटे काम करने का क्या गया था? मंजूरी दी गई थी, और उसी दिन को क्या घोषित कर दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, हो ची मिन की सरकार जब भी आए तो उत्तरी वियतनाम, याद रखिएगा। हो ची मिन की सरकार कहां थी? हिंद चीन के राष्ट्रवाद में उत्तरी वियतनाम में इनकी सरकार थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार एंड पीस, टॉलस्टॉय, वार एंड पीस, ये क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी दिया है। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय, याद रखिएगा सर, पूछ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। युद्ध और शांति आए चाहे वार एंड पीस आए, वार माने का होला? युद्ध होला, अब पीस माने का होला? शांति होला। पीस खाए वाला पीस मत बुझ ली हलो, यहाँ देखिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सर। पिछले मॉडल पेपर में भी आया था, 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग ऑप्शन पढ़ के बता देंगे। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पढ़िए तो। अकबर, अजीम उस शान, बाबर, हुमायूं। अजीमाबाद, सब लोग अपने नाम से जुड़ा रहेला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना का अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अजीम उस शान। ऐसा ना क्वेश्चन आओ तो मजा आएगी ना, याद रहो चाहे ना रहो, सही टिक के कितना गेहूं बड़ा से गेहूं में लगे सहेगा, भगवान से मना जा लगे से दांते काटे, कौन सही पे हेमे का सोचेगा। अगला देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ध्यान से सुनिए, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। पाटलिपुत्र नगर पूछा है, मगध नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मत बोलिए, पहले ध्यान से सुनिएगा सर। पाटलिपुत्र नगर, नगर यानी शहर एक तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न गलत है। सबसे पहले जो देखिए सर, पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव के रूप में एक प्रकार का वो अजात शत्रु ने बनाया था।
लेकिन शहर का दर्जा उसको उदायनी ने दिया था। किसने दिया था? उदायनी ने, यानी शहर उदायनी ने बनाया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गलत है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन आए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो अजात शत्रु ही टिक करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उदायनी इसके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे? टिक, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय, ठीक है सर, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। आप देख लीजिए का 15 मार्च 1951। जिसको कंफर्म याद नहीं होगा, यही में 6-5 करे में गलती कर दिए। ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। ठीक है, हाँ देखिए, उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। कैसी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबका एक समान अधिकार होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वही चीज है। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मालिक होता है उसी के पास सारा स्वामित्व होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसका भी मैंने पिछले बार आया था, भले अदल बदल के आ रहा है, याद रखिए, लेकिन वही उसी से रिलेटेड है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है? ध्यान दीजिएगा सर, द्वितीयक क्षेत्र का अंग मैंने बताया था। वैसे संसाधन कह सकते हैं, वैसे खनिज या कुछ भी जो प्रकृति से हमें सीधे मिल जाते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। खनिजों की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है सर, वैसे संसाधन जो प्रकृति से सीधे मिल जाते हैं। अब कौन सी? जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन गैस और जो बिजली है ना, बिजली हम लोग उत्पादित करते हैं, गैस हम लोग बनाते हैं। बात समझिएगा। तो इसलिए किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? कितना बार आएगा भाई? तीनों में आ गया। कोथे टाका हो बे? 2 टाका, 2 टाका। चलिए इधर देखिए। हाँ देखिए सर, बांग्लादेश का टाका पूछा, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। याद आ रहा है सहकारिता? इनका सबसे अहम भूमिका रहा है उस चीज में, जो ग्रामीण जो लोन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि जीविका अभी के समय में उसी के नाम से जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान था, याद रखिएगा। शुरुआत कहां से हुआ था? बांग्लादेश से हुआ था। ठीक है, खैर वो बड़ा भारत अब बांग्लादेश अब पाकिस्तान सबका था, एक ही था। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति, सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, नहीं तो हम शुरू से टिक करते हो तो दीर्घकालीन लोन, दीर्घकालीन लोन, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति यानी जो कृषि का कमेटी होता है, कृषि को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ध्यान सुनिएगा सर। अच्छा ठीक है सर, किताब के अनुसार अगर देखिएगा ना, किताब के अनुसार अच्छे समझिए। ये जो प्राथमिक कृषि साख समिति है, अल्पकालीन तो सबसे अधिक देती है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ना, तो ये दीर्घकालीन लोन भी उपलब्ध कराती है, मध्यकालीन भी लोन उपलब्ध कराती है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान सुनिएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता है तो अल्पकालीन टिक कीजिए, तो इसमें इनमें से सभी भी सही हो सकता है, क्योंकि ये जो संस्था है कृषकों को अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन के साथ साथ मध्यकालीन लोन भी उपलब्ध कराती है। समझ में आया? याद रहेगा, भूमि विकास बैंक केवल दीर्घकालीन उसमें व्यवस्था है, छोटा नहीं है। मुद्रा बाजार केवल अल्पकालीन व्यवस्था है, उसमें दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्राथमिक कृषि साख समिति जो है, ये कृषकों को, किसानों को, कुछ किसान कम समय के लिए लेते हैं, कुछ किसान दीर्घ समय के लिए लेते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आए तो स्किप कीजिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1989, 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए सर, इस टाइप के क्वेश्चन बदल जाते हैं। हाँ ठीक है, बोल दिए, आगे बढ़ा जाए। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? किताब के अनुसार जाइएगा 100, लेकिन वर्तमान समय में 125 दिन। वर्तमान समय में कितना दिन? 125 दिन अभी बढ़ा करके कर दिया गया है, याद रखिएगा सर।
मनरेगा में 125 दिन के रोजगार यानी काम देने की गारंटी सरकार देती है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना दिन? 125 दिन। तो इस हिसाब से देखा जाए वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा डी, किताब के अनुसार जो हम लोगों को पढ़ाया गया था। लेकिन क्या 120 नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, ठीक है, याद रहे, क्योंकि कुछ समय बाद 120 किया गया होगा, अब वर्तमान में 125 किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके आप ये वाला टिक कीजिए, ये वाला टिक मत कीजिए, चाहे ये वाला टिक कीजिए, चाहे ये वाला टिक कीजिए, लेकिन फाइट किया जा सकता है, लेकिन ना करे तो ही बेहतर है, कि ना। जब 40 को न हो पूरा तब ऐसे क्वेश्चन को छू, क्योंकि वर्तमान रिपोर्ट अब देखिए रहे हैं क्या है। मैंने बोला था ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? 35 गो है। कई गो है? कई गो राज्य आयोग है? 35 गो। अगला देखिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति की गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। उपभोक्ता व्यय और बचत के योग को आय कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आय। अब इस आय में से हम जितना उपभोग कर देते हैं, जो बचता है उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? पहले उत्पादन होता है, फिर कमाया जाता है, खरीदा जाता है, फिर क्या होता है? व्यय होता है। तो ये चक्रीय चलता रहता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी, याद रखिए, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय क्या किया गया था? अनुमान लगाया गया था। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सहकारिता, सहकारिता यही जो लोन लेते हैं लोग, जीविका चलता है, इसका मूलभूत तत्व नहीं, यानी कौन है जो कि नहीं भी हो तो चलेगा? क्या? सुनिएगा, अनिवार्य सदस्यता, यानी 100% आपको रहना ही है, ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं होती है। आपको रहना है आइए, आपको नहीं रहना है मत आइए। अनिवार्य सदस्यता का मतलब हुआ कि आपकी मजबूरी है कि आपको यह चीज करना है। आप नहीं भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है, तो अनिवार्य सदस्यता नहीं है, याद रखिए। लेकिन जनतांत्रिक आधार, लोगों के अंदर लोकतांत्रिक विचार होने चाहिए। ध्यान सुनिएगा सर। नैतिक और सामाजिक तत्व, नैतिक का मतलब जानवे करते हैं, सामाजिक तत्व क्या होता है सर? एक दूसरे के लिए सहमति होना चाहिए, नैतिकता हमारे अंदर होना चाहिए, विचार बढ़िया होना चाहिए। ना तो हई लोन हम हुनकर का 20,000 दिले, हमरा का 10,000 कहे तो हम लोग को 20,000 दो, लोन उठता है, देखते हैं ना। आगे देखिएगा सर, ऐच्छिक सदस्यता, जी हाँ सर, हमारा मन करेगा तो रहेंगे, नहीं मन करेगा नहीं रहेंगे। अनिवार्य सदस्यता सहकारिता में नहीं होती है, जीविका में नहीं होती है। आप लोग गांव में देखिएगा सर, जले 10,000 रुपया नहीं रहा तो गांव के कुछ लोग रह लो और कुछ लोग ना रह लो जीविका में, मीटिंग में। जैसे ही 10,000 रुपया आयल है तो गांव भर के मेहरा रुझा के अपन अपन नाम जुड़वा ले लिया सन। बात सही है। अच्छा, किसी से घर में जीविका का नाम नहीं है सर? हमारा घर तो 2 आदमी वाला, तो दोनों आदमी के जोड़वा दिले बानी, बस 2 आदमी के लॉस में बानी सामने के। पता है बाबू है, 20,000 बहुत गया है। और संदीप सर का दोस्त बा, हमारे दोस्त नहीं थे, उनका से पूछिए लोग काहे बहुत गया। यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? सुनिए सुनिए, हेलो, गैर आर्थिक पूछा है, आर्थिक नहीं पूछा है। आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब होता है वह संरचना जिससे कुछ लाभ कमाने का क्या हो सर? लाभ कमाना उद्देश्य हो। लेकिन गैर आर्थिक संरचना का मतलब होता है जो सामाजिक कल्याण के लिए हो। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण के लिए क्या है? स्वास्थ्य जो क्षेत्र है ना, स्वास्थ्य सेवा, ये सामाजिक कल्याण के लिए होता है। इससे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ कमाने का उद्देश्य सरकार का नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा सर। तो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पे नगरीय न दे करके आपके एग्जाम में शहरीय भी लिखेगा ना, शहरी, तो भी वही ऑप्शन टिक है, क्योंकि नगर और शहर का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सब? आसान लग रहा है ना? जो नहीं याद है अभी याद होता जाएगा, आज ग्रुप में जाएगा, सभी लोग खूब बढ़िया से ईमानदारी से टिक कीजिएगा, तो देखना 40 को 100% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार में एक नगर निगम में, देखिए नगर निगम की बात किया, उसमें वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया उखिया नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नगर निगम में क्या होते हैं? वार्ड सदस्य होते हैं। तो नियम बनाया गया है कि 75 गो वार्ड सदस्य रह सकते हैं। कितने वार्ड सदस्य? 75 गो एक नगर में वार्ड सदस्य रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़वा से चिपक गए थे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर। हाँ याद रखिएगा सर, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी कह सकते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, किनके द्वारा? कांसी राम। गलती नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग मुलायम सिंह के टिक करके चलिए। कांसी राम याद रखिए। क्या टिक करेगा? कांसी राम। दल बदल कानून केवल सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायक पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, यानी धाए रहे पार्टी में बनी, पार्टी हार गई, सरकार में नहीं थे, तो जीतल का पार्टी में जाकर हम एंट्री मार दें। बात समझ में आया? तो लाभ होता है, फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। 2000 याद रखिएगा सर, 2000 याद रखिएगा। अगर गलती से 2000 दे दिलस, तब तो दिक्कत है। तो आधा आधा याद रखिए, एकदम आधा। एक महीना में क दिन? एक महीना 15 दिन के बने ले हो, सुतर होता रहो। आधा आधा कितना? 15 15 30, तो 15 मार्च 2000। आगा बा, आगा आगा। देखो इसी तरह हमेशा सजग रहना है। कोई अगर आपको एग्जाम में अगल बगल में गलती भी बताए ना, तो अपने आप पर भरोसा रखना है और सही टिक करना ही ना कि दूसरा के फेर में पढ़ के अपनों गलती टिक कर देनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, बातें बंद। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? सुनो बाधाएं दे बताओ तर सर, आओ लो पढ़ाओ लो, हम जाता नहीं पर हमरो को बताओ दो लो। देखिए इकहरी शासन व्यवस्था, हेलो, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार बटी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब राज्य में आएगा तो पंचायती सरकार, जिला स्तर सब बटा होता है, ये संघीय सरकार होता है। इकहरी शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होता है जो केंद्र में होता है, काम करता है। या अमेरिका खाली राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देखें लोग अमेरिका, लेकिन अपना यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। समझ में आया? चलिए वहां भी संघीय व्यवस्था है। अच्छा कोई बात नहीं, यहां देखिएगा चीन में, हाँ चीन में नहीं है, चीन में इकहरी शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए। लोकसभा चुने हुए सदस्यों की संख्या लोकसभा में 543, 543, 45 नहीं कह, 45 कहता नहीं। ठीक है, 43, 543। सुनिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आया था, याद रखिएगा। कौन पाकिस्तान? अरे भाई पूर्व में, पूर्व वाला बांग्लादेश तो पूर्वी पाकिस्तान, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन सुनेगा सर। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, बताइए वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1958। ये सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल में मिले थे, जब मॉडल पूरा बना रहे थे 80 को पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। यहां देखिएगा सर, इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लिख ले बा? कौन मौसा? केकर मौसा?
और तार मरबो करे। है बताइए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? वाह भाई वाह, भारत। कौन सा है? भारत। सारे जहां से अच्छा। हाँ देखिए, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? म्यांमार के नागरिक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आंग सान सू की, नॉट चुकी पुकी ना, किस देश के नागरिक हैं? म्यांमार के नागरिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेलो हेलो, ये सभी क्वेश्चन आए ना, चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, आप खुद से बना देंगे, नहीं भी याद होगा तो देखिए कैसे। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, कु अच्छा परिणाम ना माने कुपरिणाम माने गलत परिणाम है। अपने क्षेत्र से लगाओ। राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों का तीनों चीज क्या है? एक है। तीनों चीज क्या है? एक है, सेम है। अलगाववाद अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 55 के बाद 56 नंबर। सुनिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी, कौन सी? यूपी। अभी बताइए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में अपनाई गई थी, ठीक है। सितंबर 1987, याद रखिएगा। सुनिए, ये सब याद कर लीजिए बाबू। बताइए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987, ठीक है। हाँ, सितंबर 1987, 19 नहीं, 80 नहीं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वनावरण यानी वन से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा देश है? रूस। ऑप्शन नंबर ए बाबू, रूस। रसिया इसका अंग्रेजी होता है, रशियन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। अगला बताइए, बोलते बड़ो लोग, इधर देखिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है यानी कम होती है? चलिए इसके बारे में आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अरे भाई देख लो, देख लो, मात्रा पूछा है ना, तो याद रखिएगा सर, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये जहां लेटेराइट मृदा होता है वो ज्यादा उष्म वाला क्षेत्र होता है, और वहां पर वर्षा भी क्या होता है सर? बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेटेराइट मृदा, याद रहेगा। चलिए अगला बताइए, भारत का सबसे बड़ा खन तेल, मुंबई हाई। सुनिए जी सर, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? मुंबई हाई। तेल की बात क्या है? मुंबई हाई। और तेल वाला कौन सा जगह है जो मुंबई में पड़ता है? दिल्ली। अच्छा ठीक है, याद आएगा तो बताइए। यहाँ देखिए, इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल चाय भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991, याद रखिएगा। जी हाँ सर, सही है, थैंक यू। 1991 जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 में चलाई गई थी, ठीक है। कांवर झील इज इक्वल टू बेगूसराय। कांवर झील, झील में तो सगले चलन पंगड़वावे, ठीक बा, टेंशन मत लियो सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में? सुनिए, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव? तो ओडिशा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। किस राज्य में? उड़ीसा में। क्या नाम है? उड़ीस, ठीक है, उड़ीसा में। अगला बताइए, इनमें से कौन सा अकार्बनिक, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अभरक, अभरक है जो अकार्बनिक खनिज है, ठीक है सर। बाकी सभी में कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला बताइए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक, देखिए मैंग्रोव वन आए चाहे सुंदर वन आए, अब सुन लो, मैंग्रोव वन आए चाहे सुंदर वन आए, पश्चिम बंगाल, याद रखिए। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। देखो ऑप्शन में बा,
ऑप्शन नंबर बी। मैंग्रोव वन आए चाहे सुंदर वन आए, कहां? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोयला घटिया किस्म का होता है? तो पीट, सबसे घटिया होता है पीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे बढ़िया कौन होता है? एंथ्रासाइट। ओकरा बाद यही लगले दिले बहदे याद कर लियो, ठीक बा। चलिए, भारत में चाय का नाम आएगा तो असम। चाय का नाम आएगा तो असम। भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई थी? असम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, 69 नंबर। ठीक है भाई, बताइए पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एक यहाँ पर एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। पाइराइट को सुनिए, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना। बड़ा चमकता है सर, याद रखिएगा पाइराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र? तारापुर। तारामा ना, तारापुर। फिल्मिया में नाम चलो सर, तारामा। कौन फिल्म है? अच्छा सर, ये याद है, ये तुम लोग, ये आपको याद है कि कौन? बाप रे, ये जब पूछी क्वेश्चन जब हैंगा तक फिल्म पूछ दो, गाना पूछ दो, अरे बोलने से पहले भी आधे बोलाएगा तो धार उधर जवाब आ जाएगा। और सवाल पूछा जाएगा तो सरकार याद कर ले। बताइए, कोडरमा जिला है। ठीक है सर, किससे संबंधित है? अभरक। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी आए ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो थोड़ा स्किप करने का प्रयास कीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं, यहां देखिए सर। किस देश ने ओपेक, ओपेक पता है क्या है सर? जो पेट्रोल निर्यातक जो देश होते हैं, वो ओपेक एक संस्था, संगठन बनाया गया है जहां पर पेट्रोल सबसे ज्यादा निकलता है ना। ध्यान सुनिएगा सर, उसी से संबंधित ओपेक है। तो किसने सदस्यता त्याग दी? तो बहुत सारे देशों ने अपनी सदस्यता त्याग दी है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कतर ने अपनी सदस्यता त्यागी थी 2019 में, और 2016 में इंडोनेशिया है सर, हाँ इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता त्यागी थी, याद रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो स्किप कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट, सबसे ज्यादा जूट अगर देश के बात करेगा तो भारत में उगाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला बताइए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़ और सुनामी, बाढ़ और भूकंप। कौची भूकंप? भूकंप ना, ठीक है, भूकंप ये सब प्राकृतिक भगवान भेजते हैं। आतंकवाद, कौची? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आतंकवाद कैसी आपदा है? मानव जनित आपदा है आतंकवाद। ठीक है सर, याद रखिएगा। विनाशकारी भूकंप से बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, ओबरा हमने के जोन ही गिरत हो कम से कहीं, हमने के ना, हमने को मम्मी पापा जो नहीं गिरत लोग कहीं, यहाँ देखिएगा। अगला, हाँ दादाजी रहले भाई। भाई बताइए, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? तो सुनिएगा, भूस्खलन का मतलब क्या होता है? देखिए सर, मलबों का खिसकना, यानी वो भी सही है, चट्टानों का गिरना भी सही है, चट्टानों का खिसकना भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक। आकस्मिक यानी अचानक, यानी तुरंत सबसे प्रमुख घटक क्या होता है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग। जी हाँ सर, मान लो घर में आग लग जाई तो वेट कर, रुका है केहू ना बुताई, हम फोन कैले बानी, हो पगली गाड़ी के लगा, अपने ही तो बुताई, तब हो गल काम, भुला जाइयो
पगली गाड़ी आवता होता ही तो पूरा जोर के झोंका रोकर दी। बात समझिए, वैसे सिचुएशन में सभी लोग को एक साथ काम करना होता है, समझ में आया। तो हमारे यहाँ क्या देखिए, शहरों में क्या होता है, एक्सीडेंट कहीं होता है ना तो लोग कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आएगा तब लोग भेजेंगे। बात सही है, तू लोग फिल्मों में देख लेना। लेकिन हम नहीं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जौने गाड़ी होती है रोक, खाली कर, बैठाओ, ले जाओ हॉस्पिटल। बात सही है, और ये एक तरह से बेहतर चीज है। अब तो सरकार बहुत सारे नियम कानून में बदलाव भी कर दिया है सर। और किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप उसको बैठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो आपसे किसी प्रकार की भी पूछताछ नहीं की जाएगी। ये बात ना तो पहले के समय में डर होता था, तुरंत सरकार तू रुको, जवाब दो, गवाही दो, बिल्कुल कुछ ना, बस अब मरीज को सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए, तो आप वहां तो चले ही, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। आप स्वयं धक्का मार दीजिए, कौन बात है, आप पहुंचा दीजिए। लेकिन होश में ना होगा, चाहिए ध्यान दिया है, समझ में आया। तो याद रखिए, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो मदद करना सीखिए, मदद करना चाहिए, कभी डरने की आवश्यकता नहीं। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग आ रहे थे सर इधर से, एक बेचारा का व्यक्ति था, गिरा हुआ था, यहाँ फटा हुआ था, पूरा खून ऐसे हुआ था। सभी लोग देख देख कर जा रहे थे। हम लोग जैसे उठाए तो मैंने उठ गया, बोलने लगा, हेलो, मैंने उठाया उसको, कोई नहीं छू रहा था। तो मैंने बहुत ज्यादा वो क्या था सर, नशे में था। तो हम बोले कि ठीक है, तो मैंने उठ के खुद चल गया। हम बोले वाह, माना हम लोग सोचे थे कि ये काम करेंगे, कोई गाड़ी आएगा तो बैठा देंगे, इतना तो कर सकते हैं ना भाई। बीच रोड में कोई नहीं था, वहां पर रोड था, सड़क था, सभी लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग रुके थे। दीदी घर गए थे, इधर चावड़ा सर पड़ता है, वो चावड़ा में खाएंगे। हाँ देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म। आसान है। अंडाकार ना आयताकार, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को। इधर देखिए, हाँ देखिए, चलिए लघु उत्तरीय देख लीजिए थोड़ा एक बार। ठीक है, खूब बढ़िया से, जो नहीं याद है उसे लिखेंगे, जो याद है एक बार बोल कर देखेंगे याद है कि नहीं है। तो ये मन में नहीं रखना चाहिए कि याद है, न तो जो याद हो रहा है दोनों बहुत पड़ जाला। चलिए, देख रहे हैं लोग, हाय देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब भूगोल आ गया। भूगोल के बाद आप इतना लिखना पड़ेगा, सोच लीजिए। ये सब खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए लोग। ठीक है, ये आपदा का सवाल है, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से 2022 का भी मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अब 2023 का अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पर इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।